सभी को नमस्कार। मैं मनीष बिश्नोई एमडीएम हायर एजुकेशन कॉलेज के यूट्यूब चैनल एमडीएम ऑनलाइन स्टडी से। दोस्तों, हम आज इतिहास पढ़ने जा रहे हैं और हम बीए सेकेंड ईयर का जो इतिहास है, जिसमें कि सल्तनत काल, मुगल काल और एक बुक है राजस्थान के इतिहास की। हम पहले सल्तनत काल को शुरू करेंगे, जिसमें हम जो तुर्कों का भारत में आगमन और दिल्ली सल्तनत का विकास, इसका विस्तार, इसका पतन, मुगलों का भारत में आगमन, मुगलों का विकास, फिर मुगलों का पतन, ये सब कुछ पढ़ेंगे। तो आज हम जो हमारा टॉपिक है वो शुरू करने जा रहे हैं तुर्कों का भारत में आगमन। तो आइए। दोस्तों, हमने बहुत सी बार सुना है कि तुर्क लोग भारत में आए, भारत पर आक्रमण किया, जैसे सोमनाथ के मंदिरों को लूटा गया, वापस चले गए, फिर वापस भारत पे बार बार आक्रमण हुए। जहाँ से हमारा जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस जहाँ से कंप्लीट होता है, इसमें चौहान काल है और जिसमें बताया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान के मोहम्मद गौरी के साथ दो युद्ध हुए। तराइन का पहला युद्ध 1191 में और तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में। उसमें हमें यह भी बताया जाता है कि जो मोहम्मद गौरी था वो उससे पहले भी, कुछ विद्वानों ने कहा कि 16 बार भारत पे आक्रमण कर चुका था, कुछ विद्वानों का मानना है कि 16 से भी ज़्यादा बार, 20 बार, कुछ 26 बार बताते हैं कि भारत पर आक्रमण हो चुका था। तो हमें हमारा टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ बेसिक जानकारियाँ, जो कि आगे जो हम दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, तुर्कों का इतिहास पढ़ेंगे, उसकी जो आधार है वो हमें पहले आज पूरा करना है। तो आज की क्लास में अपने जो बेसिक कंसेप्ट है, जो इसका आधार है कि तुर्क लोग कौन थे, कहाँ से आए, क्या ये इस्लामिक लोग थे या गैर इस्लामिक लोग थे, इस बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो इसलिए आज हम इसके बेसिक जो स्ट्रक्चर है या मूलभूत आधार जो है उसको शुरू करने जा रहे हैं। हम सभी ने इस्लाम का नाम सुना है। इस्लाम जो कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एक धार्मिक समूह है या धर्म है, इसकी शुरुआत जो थी वो भारत में जो तुर्कों का आगमन हुआ उसका मुख्य आधार था। अब हम इस्लाम को क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जिन तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया वो तुर्क इसी इस्लाम से संबंधित थे। तो ये सब कुछ पढ़ने से पहले हम आज इस्लाम के बारे में पढ़ेंगे। इसका जो थोड़ा बहुत एक कंसेप्ट है कि ये क्या है, इसका निर्माण कब हुआ, इसके बारे में भी हम आज देखेंगे। हम सबको पता है कि इस्लाम का जो जनक माना जाता है, जो इसके प्रवर्तक हैं, वो मोहम्मद साहब हैं। और जो कि इसके इस्लाम के पैगंबर थे। अब मोहम्मद साहब को जब हम पढ़ते हैं तो जिस समय मोहम्मद साहब अस्तित्व में थे उस समय जो अरब प्रायद्वीप था, या आपने कह सकते हैं जो कि अरबी देश थे, जो आज हमें सऊदी अरब हुआ, यूएई हुआ, कुवैत, बहरीन, अमन, कतर हो गया, ओमान, मिस्र, सीरिया, ये जो सारा क्षेत्र था इसे हम अरब प्रायद्वीप के रूप में जानते हैं। अब जो अरब प्रायद्वीप था, वहाँ के जो निवासी थे, जो वहाँ का राजनीतिक, सामाजिक जो जीवन अपने मान सकते हैं कि जीवन जो संरचना थी वो किस प्रकार की थी। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो इस्लाम को अपनाने वाले लोग थे, जो अरब था, वहाँ पर जो सामाजिक जीवन की रूपरेखा थी वो थी कबीलों के रूप में। किन के रूप में? कबीलों के रूप में। कबीला एक जाति विशेष का समूह, किसी एक जो वंश पे आधारित हो सकता है, किसी एक जाति पे आधारित हो सकता है। तो उनका जो समूह था वो क्या कहलाता था? कबीला कहलाता था। मोहम्मद साहब ने, जो कि इस्लाम के पैगंबर थे, पहले और आखिरी पैगंबर, इस बात को ध्यान रखना, इस्लाम में एक ही पैगंबर है और वो है मोहम्मद साहब। उन्होंने जितने भी कबीले थे अरब प्रायद्वीप के,
विशेष रूप से मक्का मदीना क्षेत्र जो था वो वहाँ के थे मोहम्मद साहब भी। और उन्होंने क्या किया, ये जो कबीले थे इनको क्या किया, संगठित किया। इन कबीलों को संगठित करने का काम किया पैगंबर मोहम्मद साहब ने। अपने क्या पढ़ा, जो कबीले थे वो कुछ कबीले वंशों पर आधारित थे, किसी एक विशेष वंश पर आधारित थे, कुछ कबीले जातियों पर आधारित थे, कुछ कबीले अपनी अलग अस्तित्व या अपनी अलग पहचान भी रखते थे। तो उस समय में जो मोहम्मद साहब थे उन्होंने इन कबीलों को एक संगठित रूप किया और इस संगठित रूप को नाम दिया इस्लाम। अब मोहम्मद साहब की जो शिक्षाएं थी, जो मोहम्मद साहब ने इन कबीले के लोगों को शिक्षाएं दी, उन शिक्षाओं को जो मानने वाले लोग थे वो मोहम्मद साहब के साथ जुड़ते चले गए और जो वो समूह बना मोहम्मद साहब के साथ वो कहलाया इस्लाम। ठीक है, मोहम्मद साहब को मानने वाले लोग इस्लामिक हुए, मोहम्मद साहब इस्लाम के प्रवर्तक हुए। सबसे पहले मोहम्मद साहब ने इनको संगठित किया। संगठित भी किस प्रकार से किया कि एक राजनीतिक संगठन के रूप में। राजनीतिक संगठन के रूप में इन लोगों को संगठित किया, जिसमें ना तो किसी वर्ग का भेद था और ना ही किसी वंश का भेद था। मतलब वर्ग भेद और वंश भेद को मिटाकर इन सभी लोगों को एक तरीके से एक साथ संगठित किया। इसका मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति किसी भी वंश या किसी भी कबीले से इस बात से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो व्यक्ति मोहम्मद साहब का अनुयायी, जो फॉलोवर बन चुका है, वो व्यक्ति किसको मानेगा, अब इस्लाम को मानेगा। अब इससे कोई फर्क नहीं है कि वो किस कबीले का है या किस जाति का है, सबकी जाति एक ही थी। ठीक है, तो जो लोग इनको फॉलो किया, जिन लोगों ने, जो लोग इनके अनुयायी बने, तो वो लोग क्या कहलाए, मुसलमान कहलाए या इस्लामिक जो धर्म था उसे मानने वाले कहलाए। अब जिस राजनीतिक संरचना का निर्माण मोहम्मद साहब ने किया, वो राजनीतिक संरचना ही वास्तविकता में क्या है, धर्म पर आधारित थी। धर्म पर आधारित मतलब कि उस धर्म को मानना होगा जिसके प्रवर्तक कौन थे, मोहम्मद साहब थे। तो एक प्रकार से अपने ये भी कह सकते हैं कि जो राज्य था, जिस राज्य का निर्माण मोहम्मद साहब ने किया, वो राज्य किस प्रकार का था, एक आधार का राज्य था। और उस राज्य का जो केंद्र बिंदु था, उस राज्य का जो केंद्र बिंदु था वो क्या था, धर्म था। क्योंकि जो इस्लाम है वो एक एकेश्वरवादी धर्म है। एकेश्वरवाद का मतलब जिसमें एक ही ईश्वर हो। सभी जितने भी दुनिया भर में जो भी मुस्लिम लोग हैं वो केवल एक ही ईश्वर को मानते हैं, जिसका नाम अल्लाह। ठीक है, तो कुछ भी अपने कह सकते, जैसे अल्लाह हो गया, कुछ लोग इसको पैगंबर के रूप में भी मानते हैं, परंतु मूल रूप क्या है, अल्लाह ही उसका मूल रूप है। और सभी जो मुसलमान लोग हैं उनका एक ही जो पवित्र स्थान अपने कह सकते हैं जो कि मक्का में है। तो जो धर्म बनाया गया, जो राज्य बनाया गया, उस राज्य का आधार क्या था, धर्म था। और हालांकि जो पैगंबर साहब थे मोहम्मद साहब, उन्होंने ना केवल एक धार्मिक गुरु के रूप में अपनी पहचान बनाई, उन्होंने अपने जीवन काल में सभी प्रकार के कार्य किए। सभी प्रकार के कार्यों से मतलब क्या है कि उन्होंने एक तो राज्य का निर्माण भी किया, ठीक है, उन्होंने इसके सेनापति के रूप में काम भी किया, उन्होंने इस राज्य के शासक के रूप में काम भी किया, वो कानूनी कार्य भी करते थे, कानूनों का निर्माण करना, ये भी काम उन्होंने किया। इस प्रकार जो मोहम्मद साहब थे उन्होंने अपने जीवन में हर प्रकार के काम किए और अपने जीवन काल में ही उन्होंने एक कुरान की रचना की, जिसमें क्या था कि अलग अलग जो कानून, जो विधियां, धार्मिक विधियां जो बताई गई है, और साथ के साथ उसमें कुछ राजनीतिक जो अपने कह सकते हैं कि कुछ राजनीतिक रूप से भी उसमें कुछ ना कुछ जरूर रखा गया था। ठीक है, अब ये जो मोहम्मद साहब थे, इन्होंने जिस प्रकार के संगठन का निर्माण किया, वो कैसा संगठन था,
वो एक धार्मिक संगठन था, एकेश्वरवादी संगठन था, जो कि एक ही ईश्वर को मानता था। अब इसके लिए जो कानूनों का निर्माण किया राज्य के लिए, उन्हें शरिया कहा गया। आज भी जितने इस्लामिक देश हैं, बहुत सारे इस्लामिक देश हैं, उनमें जो कानून होते हैं वो धार्मिक कानून है, मतलब जो कानून की संहिता है वो शरीयत को ही मानते हैं। अपने अगर भारत में अपने कानून देखें तो भारतीय दंड संहिता अनेक दो प्रकार की, भारतीय आईपीसी, सीपीसी जो दंड संहिताएं हैं, उनके अनुसार भारत का कानून काम करता है, भारत का संविधान है, ठीक है। अब और जो कई मुस्लिम कंट्रीज है, जैसे अपने देख सकते हैं अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान में, सऊदी अरब में, मिस्र, सीरिया, जो भी जितने भी मुस्लिम देश हैं, लगभग सभी मुस्लिम देशों में जो कानूनी कार्य होते हैं वो कार्य शरीयत के अनुसार होते हैं, ठीक है। तो जो कानूनी कार्य थे वो किस में रखे गए? शरीयत के रूप में रखे गए। तो इस प्रकार देखते हैं कि इस्लाम का उदय हुआ, ठीक है। और मोहम्मद साहब के बाद, जब मोहम्मद साहब का देहांत हुआ तो इसके बाद जो दौर शुरू हुआ वो दौर शुरू हुआ खलीफा का। अब खलीफा क्या है? यहां अपने सामने दो नाम है, इन दोनों नामों को थोड़ा विचार करें। पहला नाम तो पैगंबर, दूसरा नाम खलीफा। पैगंबर कितने हुए? एक हुए। खलीफा 4 हुए। बाद में कुछ और भी खलीफा हुए, परंतु महत्वपूर्ण रूप से जो इस्लाम में खलीफा माने गए हैं वो 4 हैं, जिनमें अबू बकर हुए, उमर हुए, उस्मान हुए, अली हुए। ये 4 खलीफा ही माने जाते हैं मुख्य रूप से। और जो पैगंबर थे वो मोहम्मद साहब केवल एक थे। अब पैगंबर और खलीफा में क्या फर्क है? पैगंबर को माना गया है ईश्वर का दूत, मतलब ईश्वर के दूत के रूप में अपने कह सकते हैं कि ये स्वयं खुद ईश्वर के रूप में ही जो माने गए वो कौन थे? पैगंबर। केवल एक वे पैगंबर मोहम्मद साहब। अब बात करते हैं खलीफा की। खलीफा क्या है? इसे माना गया ईश्वर के प्रतिनिधि, ईश्वर के प्रतिनिधि। तो जो खलीफा को ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में माना गया, पैगंबर को ईश्वर के दूत के रूप में माना गया। पैगंबर मोहम्मद साहब के देहांत के बाद खलीफाओं का दौर चला। मुख्य रूप से 4 खलीफा हुए, जिनके बारे में अपने आगे चर्चा करेंगे। और जो खलीफा थे उन्हें माना गया ईश्वर के प्रतिनिधि। तो अब अपने इस बात से क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि जो राज्य का स्वरूप था, जो राज्य का राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक कैसा भी जो स्वरूप रहा होगा, वो स्वरूप था देवीय शक्ति के सिद्धांतों के आधार पर। अपने ये नाम बार बार आएगा, मुगल काल में भी, सल्तनत में भी, देवीय शक्ति के सिद्धांतों के आधार पर। इसका मतलब है जो राज्य का शासक होगा, जो राज्य का शासक होगा उसकी शक्तियां जो होगी वो देवताओं से प्राप्त होगी, और उसके कहे हुए वचन क्या होंगे? अंतिम होंगे। मतलब जो सर्वोच्च अधिकारी होगा राज्य का, चाहे वो धार्मिक मामलों में हो चाहे सामाजिक मामलों में हो, वो कौन होगा? उस राज्य का शासक होगा। अब अपने खलीफा की बात कर ली। अब अगर अपने बात करें खलीफा के बाद, तो जिस राज्य का निर्माण अनेक जो कबीले थे उन्हें इकट्ठे करके जिन लोगों को प्रवर्तक बनाया गया, और उन लोगों ने अलग अलग शुरुआती दौर में एक ही राज्य, ठीक है। तो जिस राज्य का निर्माण किया गया उस राज्य को क्या कहते थे? एक नाम काफी बार अपने सुनते हैं, खिलाफत। खिलाफत आंदोलन भी हुआ प्रथम विश्व युद्ध के बाद में, जब तुर्की से खलीफा को हटाकर जो अब्दुल कमाल पाशा, जिन्हें युवा तुर्क या अता तुर्क भी कहते हैं, उनको तुर्की की सत्ता सौंपी गई। तो जो खिलाफत है वो क्या है? जो खलीफा हुआ, जो व्यक्ति खलीफा था, उसकी सल्तनत या राज्य
ये आपने कह सकते हैं राज्य, उसे क्या कहा गया? खिलाफत कहा गया। ठीक है, क्यों? अब ऐसा होने का कारण क्या है कि हमने जब शुरुआत में पढ़ा था कि मोहम्मद साहब ने सामाजिक या धार्मिक आंदोलन के साथ साथ एक राजनीतिक आंदोलन भी शुरू किया। राजनीतिक आंदोलन जहां होगा, राजनीति का मतलब ही उस काल में ये रहा है कि राज्य की सीमाओं में विस्तार करना, राज्य की सीमाओं में वृद्धि करना। अब राज्य की सीमाओं में वृद्धि कब होगी? जब राज्य के पास एक स्थायी सेना होगी, उसका सेनापति होगा, सेनाएं युद्ध करेगी, अन्य क्षेत्रों को जीतेगी, तभी तो राज्य की सीमाएं बढ़ सकती है और तभी साम्राज्य या राज्य विस्तार हो सकता है। तो जो मोहम्मद साहब ने जिस राज्य विस्तार को शुरू किया, उन राज्य विस्तारों को आगे बढ़ाया उनके खलीफाओं ने। पहले खलीफा के बारे में जब अपने पढ़ते हैं, जो पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद खलीफा बने, वो बने अबू बकर। ये इस्लाम के पहले खलीफा माने जाते हैं। अब अपने को इनके बारे में ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ना, अपने को इनकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपना जो टॉपिक है मूल रूप से वो है तुर्कों का भारत में आगमन। पर अपने इस बात को जानना जरूरी है कि तुर्क लोग कौन थे, और ये पढ़ने का कारण यही है कि जो तुर्क लोग भारत में जिन्होंने आक्रमण किया, वो तुर्क लोग इन्हीं से संबंधित थे। ठीक है, दूसरे खलीफा बने उमर, तीसरे खलीफा उस्मान और चौथे खलीफा बने अली। ठीक है, अब यहां एक बात ध्यान देने योग्य है कि जब बीए फर्स्ट ईयर में हिस्ट्री में एक बुक लगती है अपने विश्व का इतिहास या आधुनिक विश्व का इतिहास शायद, उसका पहला टॉपिक जो है वो है पुनर्जागरण, यूरोप में पुनर्जागरण, रिनेंसा। अब पुनर्जागरण के जब अपने कारणों की चर्चा करते हैं कि पुनर्जागरण क्यों हुआ, तो उनमें एक कारण आता है कि धर्म युद्धों में ईसाइयों की पराजय, धर्म युद्धों में ईसाइयों का हार जाना। अब इस चीज का संबंध इस काल से है। अब वो कैसे? उस समय यूरोप में भी पोप का शासन था, जो राज्य का सर्वोच्च अधिकारी था वो पोप था। राजाओं को नियुक्ति करना, राजाओं को अपने पद से हटाना, ये अपने फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं ये बातें कि वो काम किसके थे? वो सारे के सारे काम पोप के थे। अनेक प्रकार के जो टैक्स थे वो भी पोप लेता था वहाँ की जनता से, वहाँ के शासकों से, और जो चर्च थी वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली थी। अब जो मोहम्मद साहब थे उन्होंने भी राजनीतिक आंदोलन शुरू किया था, और ईसाई लोग थे वो भी साम्राज्य विस्तार की आकांक्षा लेकर दक्षिण यूरोप से जो उत्तर पश्चिमी एशिया है उस क्षेत्र में अपनी जो विजय अभियान चलाने के पक्ष में थे। तो इसीलिए क्या हुआ, दोनों में जो मूल कारण है इन धर्म युद्धों का वो था बाइजेंटाइन साम्राज्य। बाइजेंटाइन साम्राज्य। अब ये बाइजेंटाइन क्या चीज है इसके बारे में बता देते हैं आपको। आपने एक नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना तो वो अपने पाएगा, कुस्तुनतुनिया। अगर ये नाम भी नहीं सुना तो इसका नाम इस्तांबुल, जो कि तुर्की में स्थित है, तुर्की जो देश है। बाइजेंटाइन साम्राज्य जो था वो आज का तुर्की है, ठीक है, जहां आज का तुर्की स्थित है। अब तुर्की को लेकर देखिए बहुत सारे विवाद हुए हैं। तुर्की प्राचीन काल से ही विवादों में रहा है और आधुनिक काल तक तुर्की विवाद में रहा। तुर्की को सिक मैन ऑफ एशिया, यूरोप, सिक मैन ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। यूरोप का बीमार। बहुत सारी जो लड़ाइयाँ हैं जिनमें प्रथम विश्व युद्ध भी शामिल है, वो सारी जो लड़ाइयाँ रही वो तुर्की को लेकर हुई या इस क्षेत्र पर अधिकार को लेकर हुई। वो बाद की बात अपने बाद में पढ़ेंगे कि क्या कारण थे। तुर्की इस्लाम के लिए भी इतना महत्वपूर्ण स्थान था, ईसाइयों के लिए भी इतना महत्वपूर्ण स्थान है, और यहाँ तक कि यहूदियों के लिए भी तुर्की एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो जो बाइजेंटाइन साम्राज्य था जो कि इस समय
ना तो पूर्ण रूप से यूरोपीय ईसाइयों के हाथ में था और ना ही मुस्लिमों के हाथ में था। ये बाइजेंटाइन जो क्षेत्र था, जो तुर्की का क्षेत्र था, ये यूरोप और एशिया को एक मिलाने वाली कड़ी के रूप में काम करता है शुरुआती दौर से। जब अपने तैमूर के बारे में पढ़ते हैं, चंगेज खान तैमूर के दरबार में बहुत सारे विद्वान लोग आते थे। अब जो विद्वान लोग यूरोप से जाते थे वो तुर्की में रुकते थे, जो एशिया से आते थे यूरोप को जाने के लिए वो भी तुर्की में रुकते थे। तो तुर्की दोनों जो महाद्वीपों के बीच में रहने के कारण एक बहुत बड़े अपने कह सकते हैं धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक गतिविधियों का एक बहुत बड़ा केंद्र था। और सबसे विशेष बात तो ये है कि ये जो केंद्र रहा, ये शिक्षा का भी एक बहुत बड़ा केंद्र रहा। जो फर्स्ट ईयर में जो किताब लगती है, बुक लगती है अपने, उसमें भी ये है कि यूरोप में पुनर्जागरण का कारण कि जो तुर्की से भागे हुए लोग थे वो अपने साथ बहुत सारी पुस्तकों, बहुत सारे ज्ञान का भंडार लेकर भागे। और सबसे पहले ये इटली में पुनर्जागरण की फ्लोरेंस नगर में वहाँ पहुँचे ये लोग। वहाँ जाके नवीन भव्य इमारतों का निर्माण हो, चाहे कुछ भी हो, संगीत हो, गायन हो, स्थापत्य कला, मूर्ति कला, उन क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकास उन्होंने किया। तो यही कारण है कि मोहम्मद साहब भी चाहते थे कि जो इस्लामिक राज्य है, बाइजेंटाइन साम्राज्य भी उसमें शामिल हो, ये क्षेत्र भी उसमें शामिल हो। और उनकी इस ख्वाहिश को, उनके जो इस सपने को पूरा किया अबू बकर ने। अब जो इस्लाम और ईसाइयों के मध्य जिस युद्ध की अपने बात कर रहे हैं कि जिसमें ईसाइयों को पोप से आशीर्वाद मिला जीतने का, ईसाई सेनाओं को, परंतु वो हार कर आई तो पोप की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा, तो ये वही युद्ध था। तो अबू बकर ने बाइजेंटाइन साम्राज्य को भी अपने अधिकार में किया। इसके बाद उमर के काल में जो राजनीतिक आंदोलन था वो इतनी तेज गति से बढ़ा कि सीरिया, मिस्र, ठीक है, बाइजेंटाइन के साथ साथ सीरिया पर भी अधिकार कर लिया, मिस्र पर भी अधिकार किया, और बहुत सारे जो अरब खाड़ी देश थे वो सभी जो क्षेत्र थे वो आ चुके थे इस्लामिक खिलाफत के अंतर्गत, मतलब इस्लामिक राज्य का वो भाग बन चुके थे अब। और क्योंकि राज्य बड़ा हो चुका था, मोहम्मद साहब ने जिस राज्य की शुरुआत की वो था शहरी राज्य, ठीक है। अपने अगर बात करें कि जो मोहम्मद साहब ने जिस राज्य की शुरुआत की वो नगरी राज्य था, और मुख्य रूप से कहां तक केंद्रित था, मदीना तक। परंतु अब समय बदल चुका था, लगातार युद्ध हुए, युद्ध में इस्लाम की विजय हुई, और जो साम्राज्य था वो बहुत बड़ा हो चुका था, वो बहुत एक विशाल साम्राज्य बन चुका था। अब इतने बड़े साम्राज्य को संभालने के लिए इतने ही बड़े प्रयासों की आवश्यकता थी, और इसी साम्राज्य को क्या किया, अलग अलग राज्यों में बांट दिया गया। इस्लामिक साम्राज्य क्या किया गया, समय की मांग को देखते हुए अलग अलग राज्यों में बांट दिया गया। सभी राज्यों के लिए एक एक गवर्नर की व्यवस्था की गई, गवर्नर की व्यवस्था की गई। और ये गवर्नर किस था, खलीफा के अधीन था, ठीक है। अब जो, क्योंकि एक बहुत बड़ा साम्राज्य बन चुका था, तो अनेक तत्व जो थे वो इसमें आत्मसात हो चुके थे। अनेक जातियां, अनेक प्रकार के लोग, अनेक भाषाएं, ठीक है, अनेक प्रकार के रीति रिवाज इस साम्राज्य का एक भाग बन चुके थे। अब इसके लिए नए कानून बनाए गए। अब क्योंकि इतने बड़े साम्राज्य को संभालना केवल धार्मिक आधार पर संभव नहीं हो सकता, किसी एक छोटे शहर में हो सकता है कि अपने, जैसे अपने देखते हैं कि छोटे गांवों में एक ही जाति के बहुत सारे लोग होते हैं, तो वहां तक तो वो सीमित है। परंतु जैसे अपने शहरों की ओर बढ़ते हैं तो उस शहर में क्या होगा, अनेक जातियों के लोग रहेंगे। राज्य की ओर बढ़ते हैं तो उसमें अनेक जातियां, अनेक परंपराएं, विभिन्न प्रकार के लोग होंगे। देश की ओर बढ़ते हैं तो देश विविधताओं से भरा होता है। इसी प्रकार जो साम्राज्य था वो भी क्योंकि विविधताओं से भरा हुआ था, और इसके लिए जो जिस राज्य का निर्माण मोहम्मद साहब ने किया था, जिसका आधार क्या था, धर्म, वो आधार अब ना रहकर अब राज्य का आधार क्या हो गया, राजनीति। अब राजनीति तो ऐसी चीज होती है जिसमें कुछ भी संभव होता है। राजनीति हर पल बदलती है, राजनीति में
ना कुछ स्थायी है और ना ही कुछ अस्थायी होता है। राजनीति जो है वो ना केवल एक व्यक्ति या एक समूह को ध्यान में रख के की जा सकती है, वो तो पूरा जितना भी साम्राज्य होगा, जो राज्य होगा, जो देश होगा, उस सभी को ध्यान में रखकर की जाती है। तो धर्म का स्थान अब किसने लिया? राजनीति ने लिया। अब क्या था कि वंशानुगत शासन व्यवस्था की शुरुआत इस्लाम में हुई। मोहम्मद साहब ने तो वंश के बारे में कुछ नहीं कहा था कि कौन, उत्तराधिकार के नियम जो थे इस्लाम में शुरुआती दौर में स्पष्ट नहीं थे, ठीक है। परंतु जैसे जैसे धर्म का स्थान राजनीति ने लिया तो उत्तराधिकार के नियम भी बनते चले गए। और शुरुआती दौर में अपने कह सकते हैं कि जो पहला साम्राज्य जो कि इस्लामिक था, जिसकी स्थापना सबसे पहले हुई और बहुत बड़े क्षेत्र पे शासन किया, वो था उमय्यद वंश। उमय्यद वंश ने शुरुआती दौर में लगभग 400-500 वर्षों तक इन इस्लामिक क्षेत्रों में अपना शासन किया। इस वंश के पतन के बाद, अब देखिए अपने को इसके बारे में विस्तार से नहीं पढ़ना क्योंकि वो अपने आउट ऑफ सिलेबस है, आपको तो केवल एक आधार तैयार करने के लिए ये चीज बताई जा रही है। पहले जो शासन किया उमय्यद वंश ने, उसके बाद अब्बासी वंश। अब्बास जो वंश ताल्लुक रखता था मोहम्मद साहब के कबीले से। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, जो इस्लाम की शुरुआती दौर में राजधानी रही, वो रही मक्का। उमय्यद वंश के समय में वो जो राजधानी थी वो स्थानांतरित होकर चली गई दमिश्क, जो कि वर्तमान में सीरिया में है। और अब्बासी वंश के समय में जो राजधानी थी वो स्थानांतरित हो गई ईरान में। क्योंकि देखिए जो उमय्यद वंश था, इस्लाम की दो शाखाएं हैं, सुन्नी इस्लाम और शिया इस्लाम। तो जो उमय्यद वंश था वो संबंधित था सुन्नी इस्लाम से, और अब्बासी वंश का संबंध शिया इस्लाम से भी था। अब शिया लोगों का जो मूल स्थान अपने मान सकते हैं, या जिस क्षेत्र में शिया लोगों की संख्या अधिक थी वो क्षेत्र था ईरान। शिया लोगों को साथ लेकर, अन्य जातियों को साथ लेकर उमय्यद वंश का पतन हुआ और सत्ता किसने संभाली? अब्बासी वंश ने। अब यहाँ से अपना जो टॉपिक है वो शुरू होगा कि तुर्कों का भारत में आगमन। अब देखिए तुर्क कौन है? ये तुर्क लोग कौन है? क्या ये इस्लाम को मानने वाले थे या ये किसी और धर्म को मानने वाले थे? इसके बारे में अपने भी जान लेते हैं। देखिए जो तुर्क लोग हैं वास्तविकता में मध्य एशिया में देश है मंगोलिया, उस क्षेत्र से इनका संबंध है और उसी क्षेत्र से ये निकले हैं। तुर्क एक यायावर जाति है। यायावर का मतलब होता है गोमंतु जाति। घुमंतु जाति मतलब इधर उधर घूम के किन्हीं क्षेत्रों पर आक्रमण करना, उन क्षेत्रों को जीतना, फिर किन्हीं दूसरे क्षेत्रों में चले जाना, उन क्षेत्रों को जीतना। तुर्क लोगों को शुरुआती दौर से, जब से विश्व का इतिहास अपने पढ़ना शुरू करते हैं, एक योद्धा के रूप में माना गया है। आज के समय में देखें सबसे शक्तिशाली कौन होगा? अगर अपने सभी देशों की बात करें तो सबसे शक्तिशाली देश कौन से हैं? अमेरिका, रशिया। अब ये शक्तिशाली क्यों है? चीन। इनके शक्तिशाली होने का कारण है न्यूक्लियर पावर, इनके परमाणु हथियार। आज जो शक्ति का संतुलन है, या कह सकते हैं कि जो शक्ति का पैमाना है जिससे कि उसकी शक्ति मापी जाए, वो रासायनिक हथियार है, परमाणु हथियार है, जैविक हथियार होते हैं। उस समय में जो शक्ति का मापने की जो इकाई थी, अपने कह सकते हैं शक्ति मापने का तरीका था, वो क्या था कि किस जाति या किस राज्य के लोग कितने ज्यादा वीर हैं, कितने
योद्धा हैं, घुड़सवार हैं। घोड़ों का जो महत्व है अगर उसको देखा जाए तो मध्यकाल में घोड़ों का महत्व इतना अधिक बढ़ जाता है कि एक बहुत बड़ा राज्य जो मुट्ठी भर लोगों के द्वारा जीत लिए जाते हैं क्योंकि वो कुशल घुड़सवार है। ठीक है, इसके बारे में भी अपने जब शुरुआत करेंगे सल्तनत काल की तब अपने चर्चा करेंगे। थोड़ी बहुत चर्चा तुर्क आगमन पे भी आएगी कि घोड़ों का या घुड़सवारों का भारत पे तुर्कों के आगमन या आक्रमण में क्या स्थान है, क्या महत्व है। अब जो अब्बासी साम्राज्य था, तुर्कों के बारे में अपने पर जान लिया कि मध्य एशिया से आए थे, एक वीर योद्धा जाति के लोग थे। अब जो अब्बासी साम्राज्य था जिसका केंद्र कहाँ था, अब्बासी साम्राज्य जिसका केंद्र था ईरान, क्योंकि उस समय दास प्रथा भी प्रचलित थी तो दासों के रूप में भी कुछ तुर्कों को लाया जाता था। ठीक है, तो सबसे पहले आपने मान सकते हैं कि मूल रूप से तुर्कों का आगमन जो ईरान के क्षेत्र में हुआ वो दासों के रूप में हुआ, गुलामों के रूप में हुआ, और उन गुलामों को लाया गया था महल रक्षकों के लिए। महल की रक्षा करने के लिए जिन सैनिकों की आवश्यकता थी, भाड़े पर उनको, या आपने कह सकते हैं किराए पर, या कुछ गुलामों को खरीद कर उन लोगों को लाया गया था कि महल की रक्षा करने के लिए। तो जो ये तुर्क लोग हैं शुरुआती दौर में तो महल रक्षकों के रूप में ईरान में आए, बाद में अपनी वीरता, अपने शौर्य, अपने पराक्रम के कारण क्या है ये प्रसिद्ध होते गए और उच्च पदों पर बढ़ते गए। अब क्योंकि जो अब्बासी साम्राज्य है, मैंने अभी कहा था जितना बड़ा साम्राज्य होगा उसमें विविधताएं बढ़ती जाएगी। को केवल कोई एक धार्मिक या धर्म या किसी वर्ग के लोग उस शासन को नहीं संभाल सकते, उसमें सभी प्रकार के जो लोग हैं उनकी सहायता, उनके विचारों को लिया जाना आवश्यक होता है। तो अब्बासी साम्राज्य था वो शिया इस्लामिकों का उसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा उसको स्थापित करने में, और इसी के साथ साथ जो भाड़े के तुर्क लोग थे सैनिकों के रूप में शुरुआती दौर में जो काम आए, उनके सहयोग से भी उस क्षेत्र को जीता गया। अब्बासियों ने उस क्षेत्र पर अपना अधिकार किया। तो इन अब्बासी साम्राज्य में क्या था कि इन सभी वर्गों, इन सभी समाजों के लोगों को प्रशासन में ऊंचे पद दिए गए। तो शुरुआत में जो महल की रक्षा आपने कह सकते हैं गार्ड के रूप में, जो बिल्डिंगों के नीचे जो गार्ड होते हैं उस रूप में जो साम्राज्य में आए, उन्होंने बाद में अनेक ऊंचे पदों को प्राप्त कर लिया, अनेक ऊंचे पदों को प्राप्त किया। अब जैसे जैसे इतिहास का सामान्य सा नियम है कि साम्राज्य बनते हैं और बिगड़ते हैं, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली हो, जिसका निर्माण हुआ है उस चीज का अंत होना निश्चित है। अब्बासी साम्राज्य का भी अंत हुआ 9वीं शताब्दी के अंत में, और जैसे जैसे अब्बासी साम्राज्य का पतन होता गया तो जो अब्बासी साम्राज्य के अंदर जो छोटे छोटे राज्य बनाए गए थे जिनमें गवर्नरों को नियुक्त किया गया, और वो गवर्नर किसके प्रति उत्तरदायी थे, उस जो खिलाफत थी उसके खलीफा के प्रति उत्तरदायी थे। तो जैसे जैसे साम्राज्य का पतन हुआ, खलीफा की सत्ता कमजोर हुई, तो छोटे राज्यों ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अब वो खलीफा से उनका संबंध नामात्र का रह गया। वैसे भी जो अंतिम काल में, इस्लामिक राज्यों के अंतिम काल में जो खलीफा का कार्य था वो केवल मंशूर जारी करना था। अब मंशूर क्या होता है? मंशूर एक आज्ञा पत्र। अगर किसी मुस्लिम व्यक्ति ने या किसी तुर्क ने या किसी इस्लामिक व्यक्ति ने किसी राज्य को जीत लिया तो वो जो खलीफा था वो उसे एक आज्ञा पत्र जारी करता था कि खलीफा की ओर से आप इसके जो वास्तविक शासक हैं। अब अपनी जो मूल बात थी वो कि तुर्क लोग कौन थे। देखिए जैसे जैसे ये तुर्क लोग ईरान में आए, वहां रहे, अनेक उच्च पदों को प्राप्त किया, तो समय के साथ साथ क्या हुआ, इन्होंने जो इस्लामिक रीति रिवाज थे उन रीति रिवाजों को आत्मसात कर लिया, मतलब उन्हें अपना लिया। और इसी के साथ साथ जो तुर्क थे उनका इस्लामीकरण, इस काल को सामान्य रूप से अपने कह सकते हैं कि 8वीं और 9वीं जो सदी थी उस काल को अपने कहते हैं तुर्कों का इस्लामीकरण।
अब ये तुर्क लोग जो थे वो क्या हो चुके थे, वो इस्लाम को स्वीकार कर चुके थे और इनकी जितने भी रीति रिवाज, आदर्श, जो भी कुछ था, पूजा पद्धतियां, उन सभी को क्या किया, तुर्कों ने स्वीकार कर लिया। तो इस प्रकार क्या है कि जो तुर्क लोग हुए वो इस्लाम में प्रविष्ट कर गए। जिन तुर्कों ने इस्लाम को अपनाया उन तुर्कों ने गैर इस्लामिक तुर्कों से युद्ध भी किया। यहां देखिए विशेष बात क्या है कि वो इतने ज्यादा इसमें समाहित हो चुके थे, उन्होंने इन रीति रिवाजों या इस्लाम को इतना अंतर तक समाहित कर लिया कि उन्हीं तुर्कों ने अपने उन भाइयों पर भी आक्रमण किया जिन्होंने अब तक इस्लाम को स्वीकार नहीं किया था। तो इसी के साथ क्या होता है, तुर्कों का इस्लामीकरण। अब अपने ये बात कह सकते हैं कि जो तुर्क लोग भारत में आए वो वास्तविक रूप में क्या थे, इस्लामी लोग थे। वो उन्हें अपने मुस्लिम लोग कह सकते हैं, इस्लामिक लोग कह सकते हैं, या तुर्कों के आक्रमण के, ये तुर्कों के आगमन को अपने इस्लाम का आगमन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ जो आज की क्लास है हमने इसमें देखा कैसे इस्लाम का उदय हुआ, कैसे एक धार्मिक राज्य राजनीतिक राज्य में बदला, कैसे साम्राज्य विस्तार हुआ, वंश बने, वंश बिगड़े, अब्बासी वंश जो शिया मुसलमानों को साथ लेकर बना, और उसी वंश ने जो तुर्कों का इस्लामीकरण करने का कार्य भी किया। और यही तुर्क लोग आगे चलकर जैसे खलीफा की सत्ता कमजोर हुई, उन तुर्क लोगों को जिन छोटे राज्यों का सेनापति या उत्तरदायित्व सौंपा गया था, उन्होंने खुद को क्या कर दिया कि स्वतंत्र घोषित कर दिया। अब वो राज्य तुर्क इस्लामिक राज्य कहलाए जाने लगे। और इन्हीं तुर्क इस्लामिक राज्यों में जो हलचल हुई उनकी स्थिति अपने कह सकते हैं, जैसे फर्स्ट ईयर में जो राजपूत काल पढ़ते हैं, जैसे चौहान हुए, गढ़वाल हुए, परमार, इन क्षेत्रों की जो आपस में लड़ना, एक दूसरे क्षेत्रों पर आक्रमण करना, इसी प्रकार की जो वातावरण था वो उस समय ईरान, अफगानिस्तान में बन रहा था। अनेक तुर्क छोटे छोटे राज्य स्थापित हो चुके थे और इन्हीं तुर्की राज्यों ने आपस में लड़ना शुरू किया। और इन्हीं तुर्की राज्यों में से कुछ लोग जो थे, कुछ तुर्क लोग जो थे, उन्होंने भारत की ओर आगमन किया। वो भारत की ओर आए और भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की। वैसे अपने अगर मूल रूप से देखें तो जिस क्षेत्र की अपने बात कर रहे हैं, खुरासान का क्षेत्र हुआ, ट्रांसओक्सियाना क्षेत्र, जो सीर और रामू नदियों के बीच का जो क्षेत्र है, जिसमें आज किर्गिस्तान, ये तुर्कमेनिस्तान जो देश हैं, इस क्षेत्र में मौर्य काल और उसके बाद तक भी बौद्ध धर्म का प्रभाव बना रहा था। ये बौद्ध धर्म को मानने वाला क्षेत्र था, परंतु जैसे जैसे बौद्ध धर्म का अवनति काल आया वैसे वैसे उस क्षेत्रों पर क्या किया, तुर्क लोगों ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। आज भी अफगानिस्तान जो ईरान है, उस क्षेत्र में जब खुदाई होती है, खनन होता है, आर्कियोलॉजिक सर्वे वगैरह जो भी होते हैं, उनमें महात्मा गौतम बुद्ध की अनेक मूर्तियां प्राप्त होती है। अभी भी पिछले दिनों भी अफगानिस्तान में अनेकों मूर्तियां, अनेकों बौद्ध मठ जो वहाँ अफगानिस्तान में मिले हैं। तो इसी के साथ अपने आज की क्लास समाप्त करते हैं और आगे भारत में तुर्कों का आगमन किस प्रकार से हुआ, किसने भारत पर आक्रमण किए, पहले किस प्रकार आक्रमण हुए, उस समय भारत की स्थिति क्या थी, उन तुर्कों की स्थिति क्या थी जिन्होंने भारत पर आक्रमण किए, उनके बारे में भी अपने चर्चा करेंगे। आगे की क्लासों को देखते रहने के लिए आप जो कॉलेज का YouTube चैनल है MDM ऑनलाइन स्टडी, उसे सब्सक्राइब कर लें और साइड में एक बेल आइकन भी दिया हुआ है, उस पर भी क्लिक कर दें। जो आगामी क्लासों की जो सूचनाएं हैं वो आपको एक नोटिफिकेशन के द्वारा मिल जाएगी। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।